क्योंकि हम भी तनाव नहीं लेते हैं। 51 शक्तिपीठ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं सादर प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, मंचस्थ मनीषियों को नमन करता हूँ। गुरुदेव को सादर प्रणाम करते हुए मैं 4 पंक्तियाँ पहले जो मैंने यहीं आकर के लिखी हैं वो पढ़ने के बाद मैं अपनी विधा पर आऊंगा। राम लला की जय हो, जय गिरिधर भगवान की। राम लला की जय हो, जय गिरिधर भगवान की। जयति जयति जय हो, जय अपने प्यारे हिंदुस्तान की। रहे सर्वदा जयति जयति जय, यही कामना है मेरी। रहे सर्वदा जयति जयति जय, यही कामना है मेरी। शक्तिपीठ 51 की जय, जय संस्कृति उत्थान की। और आदरणीय माता जी बैठी हुई हैं। मैं माँ के चरणों में 4 पंक्तियां रखने के बाद, और नीरज भाई ने हमारी बड़ी तारीफ की है, थोड़ी बहुत हम भी करेंगे। मैं 4 पंक्तियां माँ के चरणों में पढ़ता हूँ कि ना प्रेसी की बाहों में है, ना बिंदिया पायल में है। ना प्रेसी की बाहों में है, ना बिंदिया पायल में है। ना ही आबे जमजम में है, ना ही गंगा जल में है। और दुनिया के सब ग्रंथ छान लो, कहीं नहीं मिल पाएगा। दुनिया के सब ग्रंथ छान लो, कहीं नहीं मिल पाएगा। स्वर्ग अगर है कहीं धरा पर तो माँ के यहाँ चलना है। और इस स्वर्ग को प्राप्त करने का उपाय बताता हूँ। मैं अपनी विधा से जुड़ना चाहता हूँ, आपको भी जोड़ना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं और एक्चुअल उपाय होना क्या चाहिए। यदि पंक्तियां आप तक पहुँचे तो आपकी तालियां भी हम तक पहुँचे। इस निवेदन के साथ मैं 4 पंक्तियां इस सदन में रखता हूँ कि प्रभु को कोई मेवे का या सूखा भोग लगाता हो। स्वर्ग जाने के लिए हम लोग ये उपाय करते हैं। प्रभु को कोई मेवे का या सूखा भोग लगाता हो, स्वर्ग उसे मिल जाएगा जो माँ के पैर दबाता हो। और कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैर दबाना मत भूलो। अगर अंतिम पंक्ति आप तक पहुँचे तो आपके हाथ खुले, मुझ तक पहुँचे कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैर दबाना मत भूलो। चाहे अपनी माता हो या फिर बच्चों की माता हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तक मेरी बात पहुंची। और नीरज भाई अभी हमारी उम्र बता रहे थे। नीरज भाई एक बात मैं आपको बता दूं, आप भले ऐसे कहते हो कि इनकी उम्र 32 साल जब नौकरी मिली। मैं वाकई 32 साल का ही था जब नौकरी मिली थी। एकदम सत्य बात है ये। नहीं बिल्कुल झूठ कहा, संचालक कहाँ झूठ बोलता है, एकदम झूठ नहीं बोलता है। 98% सत्य, 2% झूठ, भले इसका भी उल्टा कर लिया जाए। खैर नीरज भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। 1 घंटे से आप इन लोगों को सुन रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में मैं कार्यरत हूँ, आपने भी बताया ही। एक बार आप हमारे विद्यालय आ गए। अब इनकी विद्वता के बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, ज्यादा बताने लगेंगे समय बहुत निकल जाएगा, टीम लंबी है। तो एक बार ये हमारे विद्यालय आ गए और इनकी मनसा सिर्फ और सिर्फ थी, ऑफिस आया कहे प्रदीप भाई मैं अपने विद्यालय में इकलौता अध्यापक हूँ, 14 साल की नौकरी हो गई है, अभी अकेले ही पढ़ाता हूँ कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चों को। देखो ये पता चल गया कि इनकी उम्र इस समय 46 वर्ष है। ये बोले 32 वर्ष में भर्ती हुए, 14 साल की नौकरी है, तो 46 साल की। खैर इसकी टेंशन नहीं, उम्र छुपाए तो हेमा जी छुपाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो आप आए विद्यालय और कहा कि यार तुम अकेले पढ़ाते हो, देखे तुम मेहनत करते हो कि नहीं करते हो, मैं तुम्हारे बच्चों का टेस्ट लेना चाहता हूँ। हमने कहा शौक से जाइए, क्लास में जाइए, मैं ऑफिस में बैठा हूँ। क्योंकि हमने इतनी मेहनत से विद्यालय में काम किया है, हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, अपने बच्चों पर कॉन्फिडेंस था। गुरुजी एक क्लास पहुंचे, इन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम्हारे गुरुजी अकेले हैं, वो बताओ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, इतने सारे विषय हैं, पढ़ाई होती है? बच्चों ने कहा बिल्कुल होती है। इन्होंने कहा अच्छा कोई प्रश्न पूछे बताओगे? बच्चों ने कहा बिल्कुल बताएंगे। अब इन्होंने इतिहास से शुरू किया, कहा कि अच्छा बताओ भारत छोड़ो आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था उनमें से 3-4 क्रांतिकारियों के नाम बताओ। अब हमारे बच्चे आधुनिक पढ़ाई पढ़े हैं, तुरंत
ने जवाब दिया, नोट करो, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी भारत छोड़ के भाग गए, आज तक नहीं लौटे। अब वो डांटने लगे, कहने लगे यार ये तुम क्या बता रहे हो? कहे गुरुजी आपने तो पूछा नहीं, आजादी पहले वाले पूछ रहे हो कि बाद वाले पूछ रहे हो? सही पूछो तो हम सही उत्तर दें। जानते हैं वो वाले भी, लेकिन आपने सिर्फ इतना पूछा भारत छोड़ो आंदोलन, हमने बता दिया। अच्छा क्या भूगोल पढ़े हो? कहीं बिल्कुल पढ़े हैं। कहें बताओ गोमती नदी कहाँ बहती है? बच्चे ने कहा गुरुजी गोमती नदी जमीन में बहती है। कहीं बेवकूफ हो क्या? ये बताओ नक्शे में कहाँ बहती है? कहीं बेवकूफ हमको कह रहे हो? अरे नक्शा कागज का होता है, नक्शे में बहेगी तो नक्शा गल नहीं जाएगा। अब अगला फंसाने के मूड से गया था, अगले ने विषय बदल दिया। क्या अच्छा बताओ गणित पढ़ाएगी? कहीं बिल्कुल पढ़ाएगी। कहीं प्रश्न पूछता हूं उत्तर दोगे? कहीं पूछो। कहीं एक टोकरी में 10 आम था, 2 आम सड़ गए, बताओ कितने बचे? बच्चे ने कहा 10। ये फिर डांटने लगे, कहीं बेवकूफ हो क्या? कहीं आप बार बार हमको बेवकूफ कहते हो। अरे जो 2 सड़ गए केला थोड़ी न बन गए हैं, तो आम है। या तो सवाल सही पूछो। बच्चे ने कहा या तो सवाल सही पूछो कितने अच्छे आम बचे, तो हम 8 बताएं, हमको गणित आती है, लेकिन अब जैसा सवाल पूछोगे वैसा उत्तर मिलेगा। अब अगले समझ में ना आए, अगले ने कहा अच्छा हिंदी पढ़ाएगी? कहीं बिल्कुल पढ़ाएगी। क्या अच्छा बताओ व्याकरण कहीं आती है? कहीं यमक अलंकार की परिभाषा बताओ। बच्चे ने कहा किसी वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। इन्होंने कहा अच्छा कोई उदाहरण बताओ। बच्चे ने जो उदाहरण बताया, अगर आप तक पहुंचे तो एक एक हाथ खुले, घनघोर तालियां। बच्चे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई धरना इसलिए नहीं होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसी जगह धरती है कि धरने वाली जगह धरने लायक नहीं रह जाती। प्रणाम करता हूं आप सबको। अब नीरज भाई का दिमाग चक्कर आ गया, कहीं इससे पूछे भी तो क्या पूछे? हम सब विषय तो पूछ डाले, लेकिन अभी एक अस्त्र इनके पास बचा था। इन्होंने कहा अंग्रेजी पढ़ाई गई है? बच्चे ने कहा बिल्कुल पढ़ाई गई है। कहीं ट्रांसलेशन? कहीं बिल्कुल आता है। तो राम जाता है श्याम खाता है, ये सब जनरल बातें हैं, यही पढ़ाई होती है ट्रांसलेशन में। लेकिन अगले ने टेक्निकल क्वेश्चन कर दिया। कहा बताओ कि रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, और जब अच्छे दिन आई हैं बनत न लागी भी। इसका ट्रांसलेशन करो। अच्छा चौपाई दोहे ट्रांसलेशन कौन पढ़ाता है? लेकिन ये हमको हल्के में ले रहे थे, हमने सब पूरी तरह स्टैंड करके रखा था बच्चों को। बच्चे ने जो ट्रांसलेशन किया, अगर वो ट्रांसलेशन आप तक पहुंचे तो मेरे विद्यालय के बच्चों के नाम की आपकी तालियां आनी चाहिए। बच्चे ने जवाब दिया गुरुजी सुनिएगा, रहीमन सिट साइलेंटली। रहीमन चुप हो बैठे। रहीमन सिट साइलेंटली वॉचिंग बैडली डेज, और बेटरमेंट व्हेन कम्स देन मेकिंग नेवर डिलेज। भाई साहब की समझ में आ गया। हमारे ऑफिस आए, कहा प्रदीप भाई मान गया कि बड़ी मेहनत से पढ़ाते हो। ये अलग बात है, समाज में एक परसेप्शन चला गया कि प्राइमरी का अध्यापक पढ़ाता नहीं है। अच्छा ऐसा गया क्यों? ये मैसेज गया क्यों? 14 साल की नौकरी मैंने बताया। मैं अपने विद्यालय में अकेला हूँ, बीएलओ की ड्यूटी भी मेरी लगी है, बीएलओ का भी थी, लेकिन हम विद्यालय में कर क्या रहे हैं? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, और लगे आपको कि मैंने सही बात कह दी है तो आपका समर्थन मांगता हूँ कि हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए। हम थे गुरु परंतु कर्मचारी बन गए, 100-200 को सिखाने में मदारी बन गए। हमको ही एमडीएम का रखना है पड़ता ध्यान, हमको ही एमडीएम का रखना है पड़ता ध्यान। पाठन पठन को छोड़ के भंडारी बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रत्येक बुधवार को प्रत्येक बच्चे को 150 ml दूध दिया जाता है। हमारे यहाँ की योजना और भी चलती है, और जूनियर का बच्चा है तो 200 ml दूध दिया जाता है। मंगलवार से अध्यापक को चिंता सताती, दूध की व्यवस्था कहाँ से करें? अगर आपने बाजार से दूध लिया और दूध सिंथेटिक हुआ, मिलावटी हुआ, कोई बच्चा दूध पी के बीमार हो गया तो आप जानो ईमानदार सरकार है, अध्यापक का जेल जाना तय है। किसी दूधिये से कहो तो कहता मास्टर साहब सप्ताह में 1 दिन का क्या मतलब, पूरा महीना लो तब दे। अच्छा गुरुजी टेक्निकल प्रॉब्लम ये, अध्यापक दूध दे नहीं सकता। लेना तो उसको बाजार से पड़ेगा, कहीं न कहीं व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि विभाग में काम करना है
योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो, हमने इस समस्या का समाधान खोजा। राजधानी में पढ़ रहा हूँ, हो सकता वाह। निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी, निज कार्य की हर योजना अब टालनी होगी, और धूल पशु बाजारों की खंगालनी होगी। बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, अध्यापकों को भैंस भी अब पालनी होगी। यदि एक और एक को मिलाकर एक हो जाए तो प्रेम है, यदि एक और एक को मिलाकर शून्य हो जाए तो अध्यात्म है, यदि एक और एक को मिलने ही न दिया जाए तो कूटनीति है, यदि इस एक को इस एक के खिलाफ खड़ा करके दोनों का तबाह कर दिया जाए तो यह राजनीति है। इस राजनीति पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, पूरे सदन का समर्थन मिला कि मैं विद्वान हूँ नीरज भाई। इस राजनीति पर मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, और इसी तरह आप मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा कि कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है, कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है, जिसको जो पसंद हो लॉलीपॉप दिखाना पड़ता है। और राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो, राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो गधा बाप को और गधे को बाप बनाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों की मुस्कुराहट अगर तालियों में परिवर्तित होकर मुझ तक पहुंचती रहेगी बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसी तरह 4-4 पंक्तियों से जुड़ता चलता हूं आपसे। अभी हमारे हर्ष भाई पढ़ रहे थे, कह रहे थे कि हम बिंदिया पायल हो इस पे उस पे। अरे भैया वो जीवन में बहुत जरूरी है, बिना उनके सृष्टि का निर्माण ही नहीं हो सकता है। प्रेम हमारे जीवन का आधार है, लेकिन हर चीज की अपनी एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं प्रेम को समर्पित। यदि आपको लगे कि मैंने एकदम सही बात कह दी है तो आपके हाथ खुले, आपका आशीर्वाद मिले कि करना है प्यार भाई व बहन से कीजिए, बहुत अच्छे। करना है प्यार भाई व बहन से कीजिए, माता पिता से अपने सब स्वजन से कीजिए। वो क्यों जान दे रहे हो किसी जान के लिए, क्यों जान दे रहे हो किसी जान के लिए, इस जान को कुर्बान इस वतन पे कीजिए। आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं धन्य हो गया इस 51 शक्तिपीठ के मंच पर खड़ा होकर, आप सबका आशीर्वाद मिला। और अभी नीरज भाई कह रहे थे तनाव की बात, वाकई तनाव लेने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर हमको तनाव लेना होता तो केंद्र में मोदी जी को, यहाँ योगी जी को काहे के लिए बैठाए हैं। और जितना तनाव लेना वो लोग लें, हम लोग ऐसे हाथ प्रयास करते मौज मस्ती करेंगे, आनंद के गंगा में गोते लगाते रहेंगे। और मैं तनाव ले भी तो किसका ले। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान परेशान करता रहता था, उसकी औकात है क्या। मैं 4 पंक्तियों में पाकिस्तान की औकात पढ़ता हूँ। अगर उसकी औकात हमने ठीक से कह दी हो तो आपका समर्थन मिले, आपके हाथ खुले। ये पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं, ऐ पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं, हर मंच पे सदरी तुम्हारी फाड़ चुके हैं। नीरज भैया की सदरी को समर्पित ये पंक्तियां। ऐ पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं, हर मंच पे सदरी तुम्हारी फाड़ चुके हैं। और जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, उस चांद पे हम अपना झंडा गाड़ चुके हैं। मेरा काव्य पाठ पूर्ण हो गया। सबके हिस्से के माले मैं समापन करने का प्रयास करता हूँ। जी। अच्छा, मोदी जी जब चाहते हैं कभी एयर स्ट्राइक, कभी सर्जिकल स्ट्राइक। हमारे योगी जी चाह लें तो पड़ोसी देश पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या दोनों खत्म। एक भी सैनिक नहीं हताहत होगा हमारा, किसी को शहीद होने की आवश्यकता नहीं है। मैं 4 पंक्तियां समाधान की पढ़ता हूँ, कैसे 2 चीजें खत्म हो सकती हैं, पड़ोसी देश और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या। अगर सही लगे तो जिस तरह से अब तक समर्थन आपने दिया है, इसी तरह पूर्ण मन से हाथ खोल के समर्थन दीजिएगा कि अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं, अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं, खा खा के बने मोटे ताजे झूम रहे हैं। और पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले ले, ज्ञानी दादा, पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले ले। यूपी में इतने छुट्टा सांड घूम रहे हैं, कुछ नहीं करना, यहाँ लोड करो, पाकिस्तान के बॉर्डर पे अनलोड कर दो,
वो भी खत्म, हमारी समस्या भी खत्म। मैं इसी तरह चार चार पंक्तियों से आपसे जुड़ता चलता हूँ। नीरज भैया, जब मैं छात्र जीवन में था, शादी के बाद की मैं चार पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, उसके बाद मैं छात्र जीवन पे आता हूँ। कि शुरू में श्रीमती ने हमसे प्यार अटूट किया। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले एक त्योहार बीता है जी। कि शुरू में श्रीमती ने हमसे प्यार अटूट किया, हमने भी सिर पर बैठाया, उनको पूरी छूट दिया। इसका असर दिखा मुझको फिर चौथे करवा चौथ में। इसका असर दिखा मुझको फिर चौथे करवा चौथ में। साड़ी न दिलवा पाए तो उसने मुझको कूट दिया। ऐसी भी स्थितियां आती हैं। अच्छा, जब मैं छात्र जीवन में था, देखिए मैं तो बहुत समझदारी से काम करता हूँ, कोई हमारे घर में दिक्कत नहीं आती है। मैं जब छात्र जीवन में था तो एमएससी करने के लिए मुझको फैजाबाद जाना पड़ा। बाराबंकी जनपद में कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जहां से मैं एमएससी कर सकूं। तो साकेत महाविद्यालय से हमने एमएससी की। तो छात्र जीवन में होते तो एक ही भोजन बनता है, राष्ट्रीय भोजन, वही खिचड़ी तहरी, वही अपनी भी स्थिति थी। मन उब गया, मैं बाजार गया, पेड़ा बेलन लेकर के आया, रोटी सब्जी बनाऊं। जैसे ही रोटियां बेलने लगा, खटपट की आवाज आती थी पीढ़े से। उसमें नीचे 3 छोटी छोटी टांगे लगी होती हैं, पता नहीं उनमें दिक्कत थी, मेरे बेलने में दिक्कत थी। पड़ोसी आ जाते पूछने, क्या बेटा आज रोटी सब्जी बना रहे हो? मैं उनके सवालों से तंग आ गया। मैंने पेड़ा बेलन पैक करके रख दिया, फिर मैं खिचड़ी तहरी खाने लगा। समय बीता, मेरी शादी हो गई, मेरी श्रीमती जी आ गई। अब वो रोटियां बेल रही, कोई आवाज नहीं। अब मैं टेंशन में आ गया, मैं दौड़ा किचन की तरफ गया। हमने कहा, भाग्यवान, मैंने पूरी साइंस टेक्नोलॉजी लगा दी और इसका बैलेंस नहीं ठीक कर पाया, तुमने क्या किया? उनका जवाब सुनिएगा, अगर जवाब आप तक पहुंचे तो आपके हाथ खुले। उन्होंने कहा, ये खटपट बहुत करता था और मुझे खटपट नहीं पसंद है, इसकी टांगे नोच के उधर रख दी। हम समझ गए अगला कैसा है। अज्ञानी जी के भी समझ में आ गया। एक बार तालियां बजाओ। हम समझ गए अगला कैसा है। वो दिन और आज का दिन, हमारे घर में कोई खटपट नहीं होती। ये बक्सी का तालाब के क्षेत्र के लोगों के घर में भी कोई खटपट ना हो। 51 शक्तिपीठ पर आया हूं तो मैं छंद नहीं मंत्र पढ़ता हूं और दावा करता हूं, इन मंत्रों को अगर किसी ने आत्मसात कर लिया, उसके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मैं पढ़ता हूं कि यदि चाहते हो प्यार और भी बढ़े तो फिर कभी कभी शॉपिंग कराना भी जरूरी है। ये मुल्ला ध्यान से सुने, इधर के पीछे के लोग सुने, आगे सीट रिजर्व है। अनुराग पांडे भैया सुने, मतलब रिजर्व कि यदि चाहते हो प्यार और भी बढ़े तो फिर कभी कभी शॉपिंग कराना भी जरूरी है। और किसी बात पे कहीं जो श्रीमती जी रूठ जाएं, उन्हें खुश करना मनाना भी जरूरी है। और ससुराल पक्ष की जो बात कहीं चल जाए, सबसे जरूरी बात यही, इसको नोट कर लेना। ससुराल पक्ष की जो बात कहीं चल जाए, श्रीमती से तब हार जाना भी जरूरी है। और सुख शांति चाहते हो घर में बनी रहे तो पत्नी की हामी लाना भी जरूरी है। मैं देख रहा हूँ नीरज भैया, इस छंद पे अपेक्षाकृत कम तालियां, 60% लोगों ने तालियां बजाई। मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, कैलकुलेशन अच्छा है। 40% लोगों ने तालियां नहीं बजाई। अगर उन 40% लोगों को जिन्होंने तालियां नहीं बजाई, अगला छंद ठीक ठाक समर्पित हो जाए तो पूरे सदन का आशीर्वाद मांगता हूँ। और मैं छंद पढ़ता हूँ कि बुद्धि व विवेक से जो काम नहीं लिया, यदि झगड़े लड़ाई की कहानी बन जाएगी। वो किया राज प्यार मनुहार व दुलार से तो दिल के महल की वो रानी बन जाएगी। उसके हृदय के कहीं मालिक बने जो आप, सेवा में रहेगी नौकरानी बन जाएगी। वो सिंह सा दहाड़ने का किया जो प्रयास, कहीं सिंह पे सवार वो भवानी बन जाएगी। उसमें कोई ऐसी राजनीतिक बात नहीं है। हमारे जो हम मध्यम वर्गीय परिवार से लोग आते हैं, उन मध्यम वर्गीय परिवारों से की घटनाओं से उठाई हुई एक कविता भाई प्रदीप महाजन जी की, जो बिल्कुल अलग मुझे लगती है, भीड़ से बिल्कुल अलग वो कविता लगती है। इसलिए मैं उस कविता का कुछ अंश पढ़ने का निवेदन करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। बस इतना सा निवेदन है। इस कविता का शीर्षक है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की आदतों को मैंने ऑब्जर्व किया और लिखने का प्रयास किया। कविता लंबी है लेकिन 3 मंद में उसके पढ़ता हूँ।
और इतना सिर्फ निवेदन है कि लगे कि पंक्तियों से आप जुड़े हैं, आपके लिए पंक्तियां लिखी गई हैं, मेरे लिए लिखी गई हैं, मंच के लिए लिखी गई हैं, तो आपका आशीर्वाद मिले। सब्जी की दुकान पर जाकर मोल भाव यदि करते हो, सब्जी की दुकान पर जाकर मोल भाव यदि करते हो, आलू बैंगन और टमाटर छांट छांट कर भरते हो, जितना हो सकता है उतना पैसा भी छुड़वाते हो, और मुफ्त में धनिया मिर्चा भी उससे डलवाते हो, और मुफ्त में धनिया मिर्चा भी उससे डलवाते हो। ऐसे कार्यों को करने का यदि करते रहते प्रयास हो तो फिर पक्का मिडिल क्लास हो। रचना का अगला बंद पढ़ता हूं कि भारी छूट मॉल में आती तब शॉपिंग करने जाते हैं। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बिग बिलियन डेज का इंतजार करते हैं, पेपर में ऐड देखते हैं कब मॉल में 50% के भी जनवरी के पहले हफ्ते से ही आ जाती है, तब हम भी ब्लेजर खरीदेंगे, इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां हैं कि भारी छूट मॉल में आती तब शॉपिंग करने जाते, उसमें भी स्कीम देखकर शॉपिंग पूरी कर पाते। हैंड वॉश शैम्पू की बोतल में यदि हो पानी भरते, बूंद बूंद उसकी निचोड़ कर पैसा यदि वसूल करते, तो टूथपेस्ट को दबा दबा कर, कुछ महिलाओं ने काम तो बोलने से दबा दबा के उसको निकाल देते हैं। तो टूथपेस्ट को दबा दबा कर यदि कर देते तुम खलास हो, तो फिर पक्का मिडिल क्लास हो। तो रचना का अंतिम मंत्र पढ़कर मैं स्थान लेता हूं कि नई नई चीजों की पन्नी यदि तुम नहीं हटाते हो, गुरुदेव हम 10 लाख की कार लेकर के आते हैं, लेकिन सीट पे वही पन्नी 1-2 महीने तक चढ़ी रहती है जो एजेंसी चढ़ के आई थी। तो नई नई चीजों की पन्नी यदि तुम नहीं हटाते हो, शादी में देना है साड़ी कह खरीद कर लाते हो, और बेड के नीचे बॉक्स बनाकर कपड़े भी भरवाते हो, मिले गिफ्ट का बदल कलेवर औरों को चिपकाते हो। अच्छा भी हो सस्ता भी हो, अच्छा भी हो सस्ता भी हो, ऐसी चीजों की तलाश हो तो फिर पक्का मिडिल क्लास हो।